गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत का 6वां पाठ पढ़ेंगे, भगवान के डाकिये। आपने पिछले पाठ में पढ़ा था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अगर आपसे पूछा जाए कि चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का ये महत्वपूर्ण कार्य कौन निभाता है, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा डाकिया। डाकिया जो है हम लोगों की चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनके मन में भी ये विचार आया कि अगर हमारे ये जो डाकिये हैं ये हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो आखिर वो कौन से डाकिये हैं जो भगवान का संदेश, ईश्वर का संदेश हम लोगों तक या प्रकृति की अन्य वस्तुओं तक पहुंचाते हैं, वो कौन हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि आखिर भगवान के डाकिये कौन है जो भगवान का संदेशा हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और वो संदेशा कैसे पहुंचाते हैं, और वो संदेशा क्या होते हैं, उनका क्या महत्व होता है, क्या मतलब उसका निकलता है। इस तरह की अनेक कल्पनाएं कवि ने इस कविता में की हैं। तो आइए जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये में क्या है। भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ पानी और पहाड़ बाँसते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो देखिए, जो हम प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे, वो प्रश्न का उत्तर यही है कि भगवान के डाकिये कौन है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, और ये भगवान का संदेशा लेकर के आते हैं। और ये संदेशा कहाँ भेजते हैं? एक देश से महादेश दूसरे महादेश को। अब मान लीजिए हमारा देश है भारत, तो भारत का संदेशा लेकर पाकिस्तान जाते हैं, या पाकिस्तान का संदेशा लेकर कहीं और जाते हैं, भारत आते हैं। कैसे आते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन हम इतना समझ लेते हैं कि पक्षी और बादल ही हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को संदेश भेजते हैं। लेकिन कवि ने एक जगह अपनी असमर्थता प्रकट की, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ जो हैं हम नहीं बाँच पाते, हम नहीं पढ़ पाते, यानी हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन कौन पढ़ पाता है? प्राकृतिक वस्तुएं पढ़ पाती हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी और पहाड़, ये पढ़ पाते हैं। कैसे पढ़ पाते हैं? उदाहरण के लिए, अगर एक देश का मौसम ख़राब हो रहा है और वो मौसम ख़राब होते हुए दूसरे देश में आ रहा है, तो उस हवा के माध्यम से, वहाँ से आने वाले पक्षियों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से, इधर के जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ हैं, वो सब समझ जाएंगे कि अब मौसम थोड़ी देर में ख़राब होने वाला है और वहाँ की स्थिति शीघ्र ही यहाँ की स्थिति बनने वाली है। आइए आगे जानते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता में हमने दूसरे पद में पढ़ा, हम तो केवल यह आंकते मतलब अनुमान लगाते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, सौंदर्य का, माधुर्य का संदेश भेजती हैं। सुगंध का मतलब यही हुआ, सुगंध मतलब अच्छी चीज़। और अच्छी चीज़ क्या होती है?
प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, सद्भावना होती है, उदारता की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, सहानुभूति की भावना होती है। यही वो भावनाएं हैं, यही वो संदेश है जो एक देश दूसरे देश को भेजता है। और वह सौरभ, सौरभ से मतलब वही सुगंध जो ऊपर हमने बात की प्रेम और सौहार्द की, वही सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों माने पंखों पर, पक्षियों की पंखों पर तिरता है, मतलब तैरता हुआ जाता है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे कि आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी जो कि एक समुद्र है और उसका जो कुछ क्षेत्र बांग्लादेश का है मान लेते हैं, तो वहाँ से जो भाप बनेगा तो भाप बन करके हवा में उड़ेगा। और आप जानते हैं वर्षा की जो प्रकृति होती है वो भाप बनेगा, आकाश में जाएगी भाप वहाँ ठंडी होगी और ठंडी होकर के गिरेगी। लेकिन जब ठंडी होकर गिरेगी तब भाप यह भेद छोड़ देगी कि मैं किस देश की भाप हूँ या किस देश का पानी हूँ और मुझे किस देश में बरसना है। वो हवा उसको जहाँ ले जाएगी वहीं बरसेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का भाप भारत में आके बरसता है या भारत का भाप पाकिस्तान में जाके बरसता है या बांग्लादेश में बरसता है। प्रकृति ऐसा भेद नहीं करती है। तो ये तो हो गए रामधारी सिंह दिनकर की कविता। अब इसका भाव हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले पद में आते हैं, ये जो पक्षी और बादल हैं, कवि ने कहा इनको भगवान का डाकिया कहा। अर्थात ये जो भी हमको संदेशा देते हैं या जो अपने चहचहाते हैं, या बादल भी जो कहीं भी आते हैं, तो वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों की मान्यता है कि जब भी बादल आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि देखो भगवान आ गया, भगवान बरसने वाले हैं, भगवान की इच्छा से ही बारिश होती है, भगवान ने इस साल सूखा डाल दिया है, भगवान इस साल बहुत बरसा। कोई ये नहीं कहता है कि बादल बरसे, कोई ये नहीं कहता कि प्रकृति बरसी, कोई ये नहीं कहता कि हवा बरसी, कोई ये नहीं कहता कि समुद्र बरसा। सब लोग भगवान ही कहते हैं। अर्थात भगवान के दूत को ही लोग भगवान समझ लेते हैं, ऐसा कवि कहना चाहता है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर ने कहा ये जो बादल हैं ये भगवान के दूत हैं, भगवान के डाकिए हैं, और ये जो भी आकर के हमें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो स्वयं से नहीं बल्कि भगवान की इच्छा से आते हैं और बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं। या नहीं भी आते उस समय शायद भगवान इनको नहीं भेजते हैं, अर्थात तो भगवान की ही इच्छा से चलते हैं। दूसरी बात, पक्षियों को भी यही मान लिया गया। यद्यपि ऐसी मान्यता तो नहीं है कि पक्षियों को लोग भगवान का दूत मानते हैं, लेकिन कभी ऐसा मानते हैं कि जो पक्षी जो भी आते हैं, चहचहाते हैं, उड़ते हैं, या इनके आने से जो एक संकेत मिलता है वो भगवान का ही संकेत होता है। आपने देखा होगा जब सर्दियों में पक्षी, साइबेरिया के पक्षी हमारे यहाँ आने लगते हैं, गंगा के बेसिन में, गंगा की घाटी में या दूसरी नदियों की घाटियों में जब ये पक्षी आते हैं, तब हमारे यहाँ ये अनुमान लगा लिया जाता है कि सर्दियाँ, बहुत तेज़ सर्दियाँ बहुत शीघ्र आने वाली हैं, और उसी के हिसाब से लोग फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संदेश हैं जो पक्षियों के द्वारा ही हमको प्राप्त होते रहते हैं। और जैसे अभी मैंने बात कही, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं तो बादल भी जाते हैं, आप जानते हो, और पक्षी भी जाते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि पक्षी कैसे जाते हैं। निश्चित रूप से पक्षियों के लिए किसी देश की कोई सीमा नहीं होती है, जैसे बादलों के लिए नहीं होती कि भारत के बादल पाकिस्तान में नहीं जाएंगे या पाकिस्तान के पक्षी भारत में नहीं आएंगे या चीन के पक्षी भारत में नहीं आएंगे, भारत के बादल चीन में नहीं जाएंगे। ऐसी कोई बाउंडेशन, ऐसी कोई बंदिश इन पक्षियों और बादलों के लिए नहीं होती है। तो एक जगह कवि ने कहा कि हम उनकी लाई चिट्ठियों को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कवि ने ज़रूर कहा, कवि की महानता है, कवि नहीं इस बात का दावा करता कि हम प्रकृति को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। यद्यपि फिर भी विज्ञान ने काफ़ी कुछ प्रकृति को पढ़ने का और समझने का प्रयास किया है और हम समझ भी पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि पक्षियों के आने से हमें पता चलता है कि सर्दियाँ जल्दी आने वाली हैं, या बादलों के आने से भी हमें पता चलता है कि मानसून आने वाला है, बारिश आने वाली है आदि। हम इस तरह का अनुमान लगा लेते हैं। तथापि
कवि ने ये दावा नहीं किया है। और पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये तो बाँच लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि खग जाने खगही की भाषा, यानी पक्षी पक्षी की भाषा जानते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक वस्तुएं सभी एक दूसरे की भाषा जानती हैं, ऐसा कवि का मानना है। अभी कहते हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक दुर्घटना होने वाली होती है उसके पहले ही पक्षियों को और पशुओं को इस बात का आभास हो जाता है, और जिस जगह ये दुर्घटना होने वाली होती है उस जगह को ये पक्षी और पशु छोड़कर पहले ही जाने लगते हैं, अर्थात इनको पहले ही यह संदेश मिल जाता है। कुछ दिन पहले जब सुनामी आई थी 2004 में, तो कहते सुनामी के पहले ही समुद्र तटों से बहुत सारे पशु पक्षी पलायन करना शुरू कर दिए थे। लोगों को कुछ अनुमान सा होने लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और बाद में वो बात प्रमाणित भी हो गई। इसीलिए कवि ने कहा कि कई बार हम भगवान का ये संदेश हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ इत्यादि ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये ज़रूर पढ़ लेती हैं। दूसरे में कवि ने कहा कि हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजते हैं, यानी अच्छा संदेश भेजते हैं, प्रेम का, सौहार्द का, सद्भावना का, उदारता का संदेश भेजते हैं। लेकिन चूँकि हमारी यही मनोदशा है कि हम प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं ये अपनी भाषा में कुछ और समझते हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि प्राकृतिक वस्तुएं अगर किसी एक देश से दूसरे देश की सीमा में जाने का कोई भेद नहीं रखती हैं, उन्हें किसी पासपोर्ट की या किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, उसी प्रकार से हम भी क्यों ना इस पूरी धरती को अपना एक घर, अपना एक देश मान लें। जिस प्रकार से एक देश का भाव दूसरे देश में जाकर के बरसता है, वो किसी सीमा को नहीं मानता है, किसी विभेद को नहीं मानता है, तो हम लोग भी इस विभेद को क्यों माने। सभी सीमाओं को तोड़ करके, सभी सीमाओं को भूल करके हम एक पृथ्वी के वासी बने और प्रेम का जीवन व्यतीत करें, ऐसी कवि की मान्यता है। बहरहाल रामधारी सिंह दिनकर के इस पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनको बारे में जान लेते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं और अपने साथ विभिन्न प्रकार के संदेश ले जाते हैं। यद्यपि उन संदेशों को हम लोग तो कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ इत्यादि पढ़ पाते हैं। और ये जो भी संदेश ले जाते हैं वो संदेश प्राकृतिक होता है, वो किसी मनुष्य ने नहीं भेजा होता है। अर्थात बारिश होने वाली है, ठंडी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, ये किसी मनुष्य की देन नहीं है, ये प्रकृति की देन है। अर्थात जिसे हम कहते हैं ये ईश्वर की देन है, भगवान की देन है। तो ये भगवान मौसम में जो परिवर्तन करने वाला है, या भगवान जो भी कर रहा है, उस बात का संदेशा लेकर ये एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान का संदेशा लेकर जाने वाले को क्या कहेंगे, भगवान का डाकिया। तो उम्मीद है इस पाठ का उत्तर आपकी समझ में आ गया। क्योंकि भगवान से संबंधित संदेश लेकर के जाते हैं पक्षी और बादल, इसीलिए इनको भगवान का डाकिया कहा जाता है। और दूसरा है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो इसमें तो कुछ उत्तर लिखे हुए हैं, जैसे पेड़ पढ़ पाते हैं, पौधे पढ़ पाते हैं, पानी पढ़ पाते हैं और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इसके अलावा आप भी कुछ और कह सकते हैं कि पशु पढ़ पाते हैं, जो पशु होते हैं, क्योंकि पक्षी तो संदेश लेकर आने वाले हो गए। इसके अलावा पानी में आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं, नदियाँ पढ़ पाती हैं, तालाब पढ़ पाते हैं, पोखर पढ़ पाते हैं, झील पढ़ पाते हैं, है ना, घाटियाँ पढ़ पाती हैं, पत्थर पढ़ पाते हैं, है ना, फसलें पढ़ पाती हैं। तो इस तरीके से आप और बहुत सारे उत्तर बना करके लिख सकते हो।
किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को लेकर जाते हैं। तो इसमें एक जगह लिखा हुआ है, ये एक हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये सुगंध भेजती है, इसी सुगंध का मतलब है पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो सुगंध की जगह पर आप इसका लिख सकते हैं। तो यही 3 लाइनें आप लिख देंगे। आगे है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये भी अंतिम लाइनें हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये इन पंक्तियों का भाव है, तो आप लिख सकते हैं। फिर पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो जैसे मैंने बता दिया कि बारिश होने वाली है, या आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, हवा चलने वाली है, या सूखा पड़ने वाला है, या सर्दी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, मौसम में अन्य जो दूसरे प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है, इस तरह की जो भी प्राकृतिक घटनाएं दुर्घटनाएं होने वाली हैं, इसी तरह का सारा संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में उत्तर आ गया होगा। और जहाँ पर उत्तर आपको समझ में नहीं आता है, तो जो मैं आपको बोलता हूँ, इस वीडियो को आप दोबारा से पॉज करके या बैक करके आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। आगे, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश भेजती है। बिल्कुल, प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश भेजती है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर पाठ से आगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो इसका एक उत्तर आप इस तरीके से बना सकते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम लोग ठीक उसी दृष्टि से देख सकते हैं जिस प्रकार से एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को कोई संदेश भेजता है, दूसरा रिश्तेदार उसको उस चिट्ठी में पहले चिट्ठी का उत्तर लिख करके भेजता है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य जिस प्रकार से अपने संदेशों का आदान प्रदान करता है, उसी रूप में हम पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को देख सकते हैं। एक उत्तर ही हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई उत्तर आपको समझ में आता है, तो ये आपके विवेक के ऊपर भी है कि आप पाठ से आगे कैसी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इनके कोई निश्चित उत्तर नहीं होते हैं। आपको अपने विवेक अपनी समझ के अनुसार ये उत्तर बनाने पड़ते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें भी आपको लिखना है, अपने विवेक से लिखना है कि जैसे इंटरनेट जो होता है वो किसी देश की सीमा को नहीं मानता है। आज हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में संदेश भेज सकते हैं, और जिस गति से भेज सकते हैं, शायद उस गति से पक्षी और बादल भी अपना संदेश नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। एक तुलना ये हो गई। दूसरी तुलना ये हो गई कि पक्षी और बादल की जो चिट्ठियाँ होती हैं वो भगवान के द्वारा लिखी गई मानी गई होती हैं, लेकिन इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट में जो संवाद हम भेजते हैं वो मनुष्य के द्वारा लिखा गया होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तुलना करके आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए।
तो डाकिये की क्या भूमिका होती है हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि डाकिया जो होता है वो देवदूत के समान होता है। लोगों के घरों के जो चूल्हे होते हैं डाकिये के द्वारा ही जलते हैं। डाकिये के द्वारा जो मनी आर्डर लाया जाता है, या गांव में कहा जाए कि लोग डाकिये का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई मेरा संदेश लेके आया है, चिट्ठी लेकर के आया है कि नहीं आया है। डाकिया अगर बीमार पड़ जाए या डाकिया समय से चिट्ठी ना लाए तो लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अर्थात एक आशा की बहुत बड़ी किरण होता है डाकिया हम लोगों के जीवन में, ग्रामीण जीवन में, मनुष्य जीवन में। तो निश्चित रूप से आप कोशिश करिएगा 10 वाक्य बन जाएं, 7 वाक्य, 8 वाक्य, 5 वाक्य, जितने आपसे बन जाएं आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा। और निश्चित रूप से आप जो भी लिखेंगे वो सही होगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं कोई उसमें गलत होने की गुंजाइश नहीं है। पूरी ईमानदारी से आप लिखेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा। हाँ, एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन मैं जो गृह कार्य देता हूँ या जो नोटबुक में लिखने के लिए इन प्रश्नों को मैं देता हूँ, तो कुछ लोग लिख करके नहीं भेजते हैं। ये उन्हीं के लिए बहुत गलत बात होगी कि जिस दिन स्कूल खुलेगा तो मैं अचानक से जितने पाठ मैंने लिखा दिए हैं वो सब चेक करने के लिए कहूँगा, तो फिर उन लोगों की नोटबुक खाली पड़ी है, नोटबुक है ही नहीं, तो अचानक से उनके लिए बहुत भारी काम पड़ जाएगा। इसीलिए वो काम को थोड़ा थोड़ा करते जाए, नहीं अचानक से जब उनको कई लेसन लिखने होंगे तो फिर तकलीफ़ होगी और बाद में भी वो कहेंगे कि सर हमने अभी लिखा नहीं है, नोटबुक नहीं है। इससे अच्छा है कि उस काम को आप अभी थोड़ा थोड़ा करते जाइए और जब स्कूल खुलेगा तब मैं आपका चेक कर दूंगा। और अभी भी आप लिख करके आप मुझे भेजते हुए हो फ़ोटो खींच करके, तो मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस केवल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।